दिनेश जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्याम जी और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय विजय सिंह जी और यहाँ उपस्थित आप सभी पत्रकार मित्रों को आज इस पत्रकार लोगों के साथ प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में अपनी ओर से स्वागत अभिनंदन के साथ जोहार करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस राज्य में 2 उपचुनाव हो रहे हैं। एक दुमका उपराजधानी में चुनाव हो रहा है, दूसरा बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा में चुनाव हो रहा है और दोनों ही जगह हमारे गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं और लगातार परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आज इस चुनावी समर में लोगों तक अपनी संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रतिद्वंदी भी मैदान में विचरण करने में लगे हैं, वो भी अपना पसीना बहा रहे हैं और इतना पसीना वो बहा रहे हैं कि कभी कभी मुझे उन लोगों पर चिंता होने लगती है कि आखिर झूठ की कोई सीमा तो होनी चाहिए। लोग दल बदलते हैं, चुनाव चिन्ह बदलते हैं, झंडा का रंग बदलते हैं और इस बात से मैं आश्चर्य हो जाता हूं सोचकर इन सब को बदलने के साथ ही व्यक्ति की सोच की प्रतिबद्धता भी बदल जाती है। हमारे मुख्य विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं और कुछ लोगों को योजनाबद्ध तरीके से निर्दलीय रूप में भी खड़ा कर रखा है ताकि एन केन प्रकारेण वोट का बिखराव करें। और सही पूछिए कि बहुत ऐसे प्रत्याशी खड़े भी हैं मैदान में, इनसे पूछिएगा तो पता चलेगा आपको अंदर खाने कि उनको सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र है। छल प्रपंच श्याम धन भेद सारी चीजें का उपयोग किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है इसकी भी एक सीमा होना चाहिए। कई भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता, मध्यवर्गीय नेता, मझोले नेता, छोटे नेता, बड़े नेता सभी घूम रहे हैं और इनमें से कुछ लोग बहुत आप लोगों की भी प्रिय है, जिनकी खबरों को आप बहुत प्रमुखता से छापते भी हैं, जिनमें से कुछ केंद्र के मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मंत्री भी हैं, कुछ राज्य स्तर के बड़े नेता भी हैं
कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े नेता हैं। हमारे इस राज्य के विभिन्न जगहों से चुनाव लड़ चुके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी आज इस चुनावी मैदान में भाजपा के प्रचार पर। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको आखिर हो क्या गया। चंद महीने पहले जिनके विरोध में उन्होंने लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, आखिर वो किस उद्देश्य के तहत लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं, मेरा सोच से परे है। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा आखिर उनमें क्या परिवर्तन आ गया? आखिर उनको भाजपा में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिख गया जो आज भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे, जीत दिलाने की सुनिश्चित करते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सीएनटी एसपीटी पर उनकी क्या राय है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, झारखंड मोमेंटम में हुए लूट पर उनकी राय क्या है? जेल में बंद छोटे छोटे मुकदमे में यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों के विषय में उनकी क्या राय है? फर्जी तरीके से पूर्व की सरकार ने नौकरी दिलाने के नाम पर नक्सली घोषित करने पर उनकी क्या राय है? मेनहट घोटाले में उनका क्या राय है? कंबल घोटाले में उनका क्या राय है? और जमीन घोटाला में भी क्या उनका राय है? आज उनको ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से एनडीए और भाजपा की सरकार ने आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित लोगों को राह दिखाने का काम किया, समाज के लिए काम किया, समाज का गरीब तबके के आदिवासियों के साथ अपना जीवन बिता दिया। फादर स्टैन स्वामी जो 80 साल से ऊपर के हो गए, उनके संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता। उसके बारे में इनकी क्या राय? आज फादर स्टैन स्वामी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उनको छुड़ाने के लिए, उनके विषय में बात रखने के लिए हम लोगों ने लगातार अपना प्रयास जारी रखा है। आज झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, वहां पर कई ऐसे समाज सेवी लोगों ने काम किया जिनके वजह से आज यहाँ के आदिवासियों में, यहाँ के दलितों में, यहाँ के अल्पसंख्यकों में, यहाँ के गरीबों में, किसानों में एक जागरूकता देखने को मिलता है। आज ये लोग सब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है, चाहे वो नौजवान छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे वृद्ध महिला हो, चाहे वृद्ध पुरुष हो। आज कई संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आदरणीय बाबूलाल जी की क्या राय है?
आप जानते हैं झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य, आदिवासियों के पहाड़, जंगलों में, नदियों में, गांव में, खलियानों से ये कोयला निकलता है। स्थानीय लोगों के बिना ग्राम सभा के केंद्र सरकार की एक तरफा निर्णय के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? हम तो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते भी रहेंगे। बाबूलाल जी वरिष्ठ नेता हैं, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। एक आप लोगों के सामने अभी बहुत ताजा खबर है कि केंद्र सरकार का बकाया, राज्य सरकार का बकाया का कई सवाल उठ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हजारों करोड़ रुपया, लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया केंद्र सरकार के पास हमारा बकाया है और हम उसे केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार दे पाए। हम चाहते हैं यहाँ के हर एक वृद्ध को पेंशन हम दे सकें। हम चाहते हैं यहाँ के अनुबंध कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से राज्य सरकार के पैसों में कटौती कर रहा है, सिर्फ कटौती ही नहीं बल्कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड का जो बैंक खाता में पैसा होता है, बैक टू बैक केंद्र सरकार उसको भी धड़ल्ले से निकासी कर रहा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। आजाद भारत के बाद झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग, गरीब, पिछड़ा राज्य है। इस राज्य के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आज इस संक्रमण में जहां ऐसे गरीब पिछड़े राज्यों को संरक्षण देने की बात होनी चाहिए, वहीं ऐसे कमजोर राज्यों को परेशान करने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। मैं केंद्र सरकार की में पहुंच रखने वाले मंत्रियों से, दिल्ली दरबार में पहुंच रखने वाले सांसदों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि झारखंड का पैसा जो केंद्र के पास रुके हुए हैं, आप अनर्गल बयान ना देकर उस पैसे को राज्य में लाने का हमारा सहयोग दें। आप सभी लोग अभी दिल्ली की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव तो आपको झारखंड से ही लड़ना है आने वाला समय। राज्य की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आखिर यहीं की जनता ने आपको दिल्ली भेजा है। आज हमारी सरकार
दूसरे राज्यों में इस राज्य की बहु बेटियों को जबरन बंधुआ मजदूर बना करके कराया जा रहा काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई बच्चियां, उन सभी लोगों को यहां ला करके उनको हम रोजगार दे रहे हैं। आपने देखा कि तमिलनाडु में गारमेंट फैक्ट्री में जबरदस्ती दर्जनों लड़कियों को जबरन कोरोना के संक्रमण में बंद करके काम कराया गया, उनका शोषण हो रहा था। उनको ला करके हम लोगों ने, जहां उनको 7,000 की नौकरी मिलती थी, आज हमारी सरकार ने उनको 10,000 रुपए की नौकरी दी अपने राज्य में। और अभी 1 महीने के अंदर लगभग 8 से 10,000 लड़कियों को हम नौकरी देंगे। आप गवाह बनेंगे इसके। उसी कार्य योजना तैयार हो चुकी। पूरे भारतवर्ष में हमारी लड़कियों का तस्करी हुआ है अलग अलग समय पर। इसमें भाजपा के लोग भी तस्करी करने में संलिप्त रहे हैं। आज उन बच्चियों को हम ला रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो बच्चियां झारखंड आएंगी और उसमें सबसे अधिक संथाल परगना की बच्चियां हैं। आज इस कोरोना महामारी में आपने देखा कि हमने किस तरीके से मजदूरों को अंडमान निकोबार से लेकर के लेह लद्दाख से लेकर के केरल महाराष्ट्र से यहां पर लाने का काम किया। भाजपा के प्रमुख, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भाषणों को याद कीजिए। वो कहते थे जो लोग हवाई चप्पल पहन के चलते हैं, अब वो हवाई जहाज में चलेंगे। जब गरीबों पर आफत आई तो कहां चले गए थे देश के प्रधानमंत्री जी? कहां चले गए थे हमारे भाजपा के सहयोगी? इनको ये बातें लोगों को बतानी चाहिए। आज दुमका के कितने नौजवान को हम लोगों ने हवाई जहाज से दुमका में लाने का काम किया, वो आप लोग गवाह बने। आज बहुत सारे लोग बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। और अभी इस लोकतंत्र के महापर्व में कुछ लोगों की हिमाकत तो देखिए। आदरणीय गुरुजी के ऊपर भी अनर्गल अब सब बातें कहना प्रारंभ कर दिया। राज अलग करने का गुमराह करने वाला बयानबाजी चल रहा है। मैं इन भाजपा वाले से पूछना चाहता हूं, वो बताए कि उनके कितने व्यक्ति इस अलग राज के आंदोलन में जेल गए और लाठी खाए। एक भी व्यक्ति का नाम बता दे। और झारखंड आंदोलन का दुमका, मसलिया, जामा और पूरा झारखंड प्रदेश गवाह है। लोगों ने अपनी योगदानें दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको हो क्या गया है। आज चंद दिन हुए सत्ता से बाहर हुए, भाजपा इतनी तिलमिलाई हुई और राज्य सरकार के कामों पर, उनके कार्य योजना पर इतनी में भय समा जा चुका है।
कि अब ये कहते हैं संथाल परगना से संथाल को खदेड़ो, आदिवासी को खदेड़ो। आखिर किसको बसाना चाहते हैं बाबूलाल जी? क्या छत्तीसगढ़िया को बसाना चाहते हैं क्या? आदिवासी राज्य में आदिवासी को खदेड़कर आखिर आपको हो क्या गया? 2 महीने में इतनी बड़ी बदलाव, मुझे लगता है किसी चीज का रंग भी इतना तेजी से नहीं बदलता होगा जितनी तेजी से हमारे आदरणीय बाबूलाल जी ने रंग बदला है। अब लोग कैसे इनकी बातों पर विश्वास करेंगे? मैंने कल भी कहा था, लोगों को अपनी बातें रखने का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन लोगों को गुमराह करने का अधिकार नहीं। तो कई ऐसे विषय हैं आज मैं इस छोटे से समय के में, जो अभी हम लोग कोरोना में, तो जो स्थिति आपकी रही है वो आप लोग भी पता है। आप लोग भी परेशान हैं अपनी आमदनी को लेकर। सरकार को तो परेशानी थी ही, और ले दे करके केंद्र सरकार ने भी परेशानी बढ़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। आज इस चुनाव में मैं भी थोड़ा बहुत हिसाब आप लोग को देता हूं। आपको पता होगा कि संथाल परगना के इस दुमका में, इस राज्य की उपराजधानी में जलापूर्ति की योजना हम ही ने दी थी, और हमारे ही उस योजना से शहर को पानी प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद दूसरी सौगात भी हमने अब दे दिया। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक योजना का शिलान्यास किया। क्यों 5 साल में ये योजना नहीं इन लोग ये दे पाए? अभी कोरोना संक्रमण में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गैर मुजरा जमीन पर फलदार वृक्ष लगाकर लोगों को मदद पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है बड़े पैमाने पर। आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार इस राज्य में अलग अलग समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके आरक्षण में भी बदलाव करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो 14% का आरक्षण ओबीसी का था, 27% देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। एसटी का जो 26% है उसको 28% करने का निर्णय लिया है। एससी जो 12% देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। 27, 28, 12 10। आपको पता होगा कोरोना में हम लोगों ने लगभग 5000 सामुदायिक किचन भी चलाए थे, जहां लोगों का भरपेट हम लोगों ने इस संक्रमण में खाना खिलाया। वो तो सिर्फ आंगनबाड़ी महिलाएं दीदी ये चला रही थी, इसके अलावा थानों में चल रहा था, शहरी इलाकों में चल रहा था। हम लोगों ने इस राज्य में 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड देने का निर्णय लिया है।
जो अब अतिरिक्त बहुत जल्द लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा। हर पंचायत में हम लोगों ने खेल के मैदान बनवाए ताकि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो सके। और आप देखेंगे महीने भर के अंदर दर्जनों खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने जा रहे हैं। उनके लिए पोर्टल भी खोला गया, उनके लिए वेबसाइट भी खोला गया है कि आज अब आने वाला समय में कोई भी खिलाड़ी, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, ना उसको हड़िया बेचना पड़ेगा, ना ईंटा ढोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अपनी पूरा विवरणी उस वेबसाइट पे डाले, सरकार तुरंत आप पर संज्ञान लेगी। और इस नौजवानों का भविष्य के साथ तो पूर्व की सरकार ने जो खेल खेला है किसी से छुपा नहीं है। आपको याद होगा छठी जेपीएससी का रिजल्ट 5 साल में पूर्व की सरकार नहीं निकाल पाई। 5 साल बिता दिया इन लोगों ने। मुझे उस समय थोड़ा सा उनके सरकार से पहले जो मौका मिला था उसमें उसको एक्सट्रीम लाइन करने का हमने प्रयास किया था, वो भी नहीं कर पाए। अंतोगत्वा ये भी निर्णय हमें ही लेना पड़ा। छठी जेपीएससी का रिजल्ट भी हम ही ने निकाला और सैकड़ों नौजवानों को राज्य के प्रशासनिक, राज्य के विभिन्न वर्गों में नौकरी दी। बहुत ही अजीब हालात है। इनके गलत नियोजन नीति के वजह से, हाई कोर्ट के निर्णय से अनेकों नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। इस कारण से बड़ी बहाली भी निकालना कठिन हो गया। हम बहुत तेजी से इस विषय पर इनकी कुनीति से छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस समस्या का निदान निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस समस्या का निदान निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोग अपने को व्यापारियों का हितैषी बताते हैं और ये हम भी कहते हैं। आप व्यापारी, उद्योगपति के हितैषी हैं, आपका झुकाव है, लेकिन आपका झुकाव चंद व्यापारियों के पीछे जो मुट्ठी भर हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठ के लिए आपके सारे दरवाजे खुले हैं। नीति निर्धारण भी आप उन्हीं के फायदे के लिए कर रहे हैं, आम व्यापारियों के लिए नहीं, छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए नहीं है, जो इस देश में लगभग 90% के हैं। हम अनेकों ऐसे उदाहरण आपको बता सकते हैं जिससे छोटे छोटे व्यापारी आने वाला समय में बहुत तेजी से आहत होंगे। इनके द्वारा बनाई गई नीति लागू किया गया। आप कृषि नीति को देख लीजिए। कृषि नीति किन लोगों के लिए बना? मैं आपको यही कहना चाहता हूं और ये एहसास भी कराना चाहता हूं कि इनकी लाठी किसी जाति से ऊपर उठकर सिर्फ बड़े बड़े धन कुबेरों की रक्षा के लिए अब चलती है। नए कृषि नीति में इन्होंने जमाखोरी को मान्य करार दिया है। ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु अब आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कहते हैं कि उत्पादन बेचने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
कोई भी कहीं से बेच सकता है, कहीं से कृषि उत्पादन मंगवा सकता है। अब आप ही बताएं कि बड़े बड़े गोदाम बना के चावल, गेहूं, प्याज कौन ज्यादा जमा कर सकता है? क्या हमारे दुमका के मसलिया, जामा, दुमका, जामताड़ा का व्यापारी इतना बड़ा बड़ा गोदाम बना करके जमा कर सकता है? अदानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े घराने या दुमका के प्रखंड जिला स्तरीय व्यापारी कर सकते हैं। आने वाला समय में गेहूं चावल की कीमत दुमका की मंडी से नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई में बैठे एसी कार्यालय से निर्धारित होगी। आप ही बताओ, अपने देश के प्याज को दूसरे देश में कौन बेच सकता है? छोटा व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति। अब जब विदेश से आयात निर्यात पर भी कोई रोक नहीं है तो किसानों का उत्पाद का ज्यादा दाम कैसे मिल पाएगा? ये लोग तो किसानों को अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी में, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और मिला जुला करके एक पूरी नीति बड़े घरानों के पक्ष में कर दिए गए हैं, और जिसकी संख्या मैंने पहली बार कहा मुट्ठी भर है। दूसरी ओर इससे किसान की परेशानी भी बढ़ेगी, छोटी व्यापारी भी आहत होंगे, उनकी परेशानी बढ़ेगी, आम आदमी परेशान होगा। उदाहरण के तौर पर आप देखें, एक साधारण सरसों का तेल को आप उदाहरण लें। पहले सरसों का तेल पिरा करके बाजार में आता था, अनेक लोगों को उसमें रोजगार मिलता था। लेकिन अभी आप क्या प्रचलन देखते हैं कि फॉर्च्यूनर जैसे एक दो ब्रांड ने पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। रोजगार तो गया, तो कई ऐसे चीजें हैं। एक और आखिरी विषय कहना चाहूंगा कि पिछले भाजपा के शासनकाल में डीवीसी का पैसा का भुगतान नहीं किया गया, एक अठन्नी भी उन्होंने नहीं दी। पर उस समय डीवीसी चुप रहा, कभी राज्य सरकार से पैसे की मांग नहीं करी। आज जब हम झारखंड का बकाया वसूलने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं, तो आम झारखंडियों को परेशान करने के लिए महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसे को ये काट रहे हैं। भारत सरकार की कंपनियों पर आज कई पीएसयूज यहां काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया हमारा बकाया है। हमारा डीवीसी में मात्र 5,000 करोड़ रुपए का बकाया था, वो भी पूर्व की सरकार की। जब हमारी सरकार बनी 1600 करोड़ में 700 करोड़ रुपया हमने दिया भी था, फिर भी काट दिया। जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 70,000, 75,000, 50,000, 60,000 रुपया बिजली का बकाया है, उनका पैसा नहीं काटा गया बैक टू बैक, उसके खजाने से नहीं काटे गए। ये सौताला व्यवहार नहीं है तो क्या है? ये राज्य सरकार को परेशान करने का मंशा नहीं है तो क्या है? और वो भी जहां सबसे अधिक ऐसे वर्ग वास करते हैं जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े हैं। आज हमें संरक्षण की आवश्यकता थी, हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे पिछड़ों राज्यों पर विशेष ध्यान देगी। और यही वजह था कि केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया, देश एक साथ मजबूत हो, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर केंद्र सरकार के निर्णय पर हम लोगों ने
सर झुकाकर उनके आदेशों का पालन किया। आज नतीजा ये है कि केंद्र सरकार हमारे जीएसटी के पैसे भी दे नहीं पा रहा। केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री बोलती है आप भगवान भरोसे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, हमें लोन लेने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ लोन का पैकेज रखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पैसे काट रहे हैं। आप लोन का पैकेज आप रखे हैं, वो पैसा आया कहां से? वो भी जमा पूंजी तो हमारा ही है। जो आपने हमारा कोयला का नहीं दिया, पानी का नहीं दिया, जमीन का नहीं दिया, ये तो अजीब हालत है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें अगर हम एक एक करके इनके सामने बात रखें। वैक्सीन बिहार में वैक्सीन भेजे। हाँ, अभी देखिए ये वोट के लिए कितने निचले स्तर तक चले गए। अभी बिहार चुनाव में कह रहे हैं कि वोट दोगे तो फ्री वैक्सीन देंगे, अगर वोट नहीं दोगे तो मतलब वैक्सीन नहीं आएगा भाई, मतलब आप मरिए। एक तो इन लोगों ने कोरोना को हवाई जहाज से इंपोर्ट करके यहां पहुंचा दिया और इस देश को अस्त व्यस्त कर दिया। जब दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था तो हमारे केंद्र की सरकार हमारे मोदी जी के परम मित्र ट्रंप को आओ भगत और उनके स्वागत में ये लीन थे, मग्न थे। आज पूरे इनके कार्यकाल को देखेंगे, ये विधानसभा में कुछ बोलते हैं, पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, पार्लियामेंट में गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आज देखिए रेलवे की हालत धीरे धीरे बिक रही। आज देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर पड़ा है। आज छोटे मझोले उद्योग चल नहीं रहे। की बात है, क्या बात, सेंसेक्स ऊपर बढ़ता है, जीडीपी नीचे जाता है। ये कौन थ्योरी है? ये क्या अर्थशास्त्र है भाई? वादा से मुकरना तो केंद्र सरकार का अब मानो एक इनके एसओपी में शामिल हो गया। गैर भाजपा सरकार को कैसे परेशान किया जाए, कैसे इनके विकास की गति को रोका जाए। आज इसलिए बहुत कहना पड़ रहा है। आज देश एक देश को एक साथ केंद्र सरकार को लेकर के चलने की आवश्यकता है। वहीं केंद्र सरकार अपने हिडन एजेंडा के तहत राज्यों को कमजोर कर, अपने विरोधियों को कमजोर कर, एन केन प्रकारेण सत्ता को और सरकार को हमेशा अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये झारखंडियों की सरकार बनी है और इन लोगों ने दिखा दिया है डीवीसी के मामले में ताकत का एहसास करा दिया है। तो हम अपने राज्य के लोगों के हक अधिकार उन तक देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम भी किसी हद तक जा सकते हैं। इसका उदाहरण इन्होंने पहले ही दिखा दिया है और उन्हीं से हम भी सीख रहे हैं।
और ऐसा ना हो, इस राज्य के लोग अधिकार छीन कर भी लेना जानते हैं। धन्यवाद। कोरोना की वैक्सीन आती है तो झारखंड सरकार क्या पहल करेगी? इसको ना बताएंगे हाँ, कोरोना की अगर वैक्सीन आती है तो झारखंड में क्या पहल की जाएगी? क्या फ्री बांटी जाएगी? यहाँ पे कुछ स्टेट ने घोषणा भी की है, क्योंकि भाजपा एमपी और जो है बिहार में घोषणा कर रही है सरकार बनी तो और फ्री वैक्सीन। झारखंड केंद्र में सरकार है तो इनको ये गलतफहमी हो गया कि पूरा देश मेरे जेब में है। सबसे बड़ी गलतफहमी इनको हो चुकी है। और जब लोगों को इस तरीके का गलतफहमी हो जाता है तो उसका मतलब कहा जाए, जो भी आप उसको आगे जोड़ लीजिए। झारखंड में बटेगी वैक्सीन, बटेगी अगर आती है वैक्सीन तो झारखंड में यार ये अगर मगर की बातें वाली सवाल ना बड़ा गड़बड़। अभी तो आने तो दो, बनने तो दीजिए, हमें भी इंतजार है। डीवीसी के मसले पर आपने प्रधानमंत्री को खत लिखा, उनसे समय भी मांगा है मिलने के लिए अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ। हाँ, इसमें कोई सख्त सवाल नहीं। मुद्दे पे अर्जुन मुंडा जी का कहना था कि ये ट्रिपल एग्रीमेंट तो है। हाँ, ट्रिपल जो एग्रीमेंट था ये किसने किया था? अर्जुन मुंडा ने ये किसने किया था आपने पूछा? उन्होंने कहा कि सरकार से पूछे क्या वो किसने किया? ऐसा एग्रीमेंट करा किसने था? हमने किया था। ये डबल इंजन की सरकार ने किया था। और ट्राइपेटेड एग्रीमेंट सर, ये जो 3 लोगों का है ना, 3 लोग नहीं होने चाहिए थे। इन्होंने कोयला वसूली के नाम पर हमारा पैसा काटा, जबकि कोयले से हमारा दुनिया भर का बकाया है। उसमें कोयला कंपनी को क्यों नहीं बनाया? ये सुनियोजित तरीके से इनको पता था। इसी यहाँ पर सवाल है लोगों में कि आप उनका विधानसभा को क्यों आपको छोड़े? तो पॉलिटिकली लोग कह रहे हैं कि इनकरेक्ट भी था आपके लिए, बजट वहाँ ज़्यादा आसान होता यहाँ से जितना लेस चैलेंजिंग था वहाँ। तो दुमका के लोग को दिमाग में ये बात है कि आपको दुमका। एक बात बताइए, मैं दुमका पहली बार जीता क्या, या दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार जीता क्या? दुमका में शायद भाजपा यदा कदा जीती हो। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सदैव गढ़ रहा है। और ऐसा बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी 2 जगह से लड़ते हैं। ये सवाल बिल्कुल ही क्यों नहीं, ये झारखंड का केंद्र बिंदु। और झारखंड दुमका में मैं पला बड़ा हूँ, शिक्षा ग्रहण की है। आज यहाँ मुख्यमंत्री बना, क्या सिद्धू कान्हू की धरती से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? जो इस राज्य के वो पुरोधा हैं, क्या उनके मिट्टी को एक बार सम्मान के लायक नहीं है? मुख्यमंत्री आपने शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन में वृद्धि की बात की। कई जातियां शेड्यूल ट्राइब्स में आने के लिए ललायित हैं, क्या उनको लाएंगे? जो हर्ता पूरा करेंगे सभी आएंगे। उसके लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? जिसका जो डिमांड होगा वो ऑन प्रोसेस है। तो आप क्या कुछ बताइए कुछ कर रहे हैं? TRI उस पर रिसर्च करता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ओबीसी मुख्यमंत्री जी एक एक करके हाँ, व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। घटनाएं लगातार सामने आई हैं। आज भी घटना है सामूहिक कीर्तन का, दुमका के रामगढ़, आपके विधानसभा क्षेत्र में, और इस पर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा, क्या कहेंगे और कैसे इससे? देखिए, अगर वो अगर आप देखेंगे
तो हमारी सरकार जो भी घटनाएं क्रम होती हैं, राज्य के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का अलग अलग वेबसाइट है। आप उन वेबसाइटों पर आंकड़ों को जब उठाकर देखेंगे तो पूर्व की घटना से अब की घटनाओं में आपको अंतर मिलेगा और कम ही आपको मिलेगा। मैं वो आंकड़ा भी हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन मैं आपको इस विषय में बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जो हम अभी आकलन कर रहे हैं या देख रहे हैं। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग पूरा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये घटना सिर्फ यही नहीं हो रही, देश के विभिन्न कोनों में हो रही है, कई राज्यों में हो रही हैं। ये कभी कभी कुछ ऐसे, अब जैसे कोरोना संक्रमण आया है, कोरोना संक्रमण से कई ऐसी चीज़ें अचानक सी बदल रही हैं। जब ठंड पड़ नहीं होती है तब बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ ठंड ओले पड़ रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारा मनोवृत्ति में भी बदलाव आ रहा है, हम देख रहे हैं। हम लोग भी इस बात को स्टडी कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से ये घटना हो, आत्महत्या की घटना हो, और लोगों का जो पेशेंस है वो लूज़ करना हो, ये कुछ मनोवृत्ति ये लोगों को आज देखते होंगे। लोगों में एक डिबेट भी आप देखते होंगे कि इस तरीके की चीज़ें समाज में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज दुष्कर्म की घटनाएं, कभी आप देखेंगे कि रिश्तेदार में भी ये देखने को मिल रहा है, कभी यार दोस्तों के बीच में दिख जा रहा है। तो बहुत कुछ घरेलू झगड़ा को लेकर के देखा जा रहा है। कई जगह पर घरेलू जमीन जायदाद को लेकर के ये घटनाएं घट रही हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों में लोगों की मनोवृत्ति को आप देखेंगे अभी बहुत अजीब तरीके से व्यवहार में आ रहा है। इसका कहीं ना कहीं कुछ एक शोध का विषय जरूर हमको लगता है। और ऐसा नहीं है घटना हो रहा है तो पुलिस नहीं पकड़ रही है, घटना हो रही है पुलिस उनको पकड़ भी रही है, उन पर कार्रवाई भी बहुत तेजी से हो रही है। नहीं, कार्रवाई होगी भी, सजा भी मिलेगा। बिल्कुल मेरा पूरा इस पर कड़ा निर्देश है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी में थोड़ा सा आगे या समय विलम्ब जरूर होता है, और जो पुलिस का आचरण की बात आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने बरहेट में ही देखा है कि एक पुलिसकर्मी ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था तो उसको सस्पेंड भी किया गया था। हाँ? अब उनके विषय पे हम क्या बोलें। ये लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लेकिन वो तो अब ये कहते हैं कि किसी को मिर्चा लगा तो मैं क्या करूं। मतलब ये इस बात को मान चुके हैं कि ये मेरे व्यवहार में है, ये मेरे आचरण में है, ये वो इस बात को मोहर लगाते हैं कि जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, ये मेरे आचरण और व्यवहार में है, मेरे संस्कार में है और भाजपा के संस्कार में है। हरीश पाठक वहाँ जो बरहेट के जो दरोगा उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन तो बच्ची के साथ जो मारपीट उन पर वैसा कोई केस नहीं बना जो होना चाहिए। यदि कोई दूसरा आदमी करता तो उस पर और उनको फिर दूसरे जगह दरोगा के पद पर भी पुष्टि करती। तो इस दंड की जो व्यवस्था पुरानी थी, इसके सुधार की दिशा में क्या उपाय है? मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारा सच्चाई भी नहीं हो, जो आपको दिखता है असल में वैसा होता भी नहीं है।
उसके पीछे तो आपको पता चलेगा जब सेना वो सेवानिवृत्त होंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा। पता चला कि उनका आधा सैलरी उनको नहीं मिल रहा है। विधि व्यवस्था के अलावा सड़कों को भी विपक्ष मुद्दा बना रही है और बालू और पत्थर। देखिए, सड़क का विषय तो मैं यही कह सकता हूं कि सड़क रातों रात नहीं टूटती है। आप ही लोग वो बैठे यहाँ पर उपस्थित सारे मीडिया कर्मी, जब मैं सरकार में था तो इन्हीं सड़कों की आप वाहवाही करते थे। आज आप बताइए कि विगत 5 सालों में हमारे द्वारा छोड़ी गई सड़कों पर कितनी बार इन लोगों ने उसकी मरम्मती की। और आज स्थिति ये है, ये सड़कें खंडहर में बदल गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, जितना इनका राज का सर्वनाश करना था कर दिया। यही नतीजा है कि शायद आज उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। पुनः जो आप 5 साल पहले सड़क देख के गए थे, वैसे सड़क बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। चुनावी मैदान सज चुका है सर, चुनावी मैदान सज चुका है। लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, कह रहा है कि 10 महीने हो गए आप कोविड का बहाना बना रहे, एक भी वादा अपने जमीन पर पूरा नहीं किया। देखिए, 10 महीने बीते हैं। 10 महीने कैसे बीते हैं? जब महिला गर्भवती होती है तो 9 महीना कैसे वो बिताती है वो खुद जानती है। आज ये कोरोना का संक्रमण में राज्य सरकार जिस तरीके से वो समय काटा है, आज उसका नतीजा है कि आज इस राज्य में लोग सुरक्षित हैं और सब राज्यों की अपेक्षा। और आज हमारी लोगों का जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। उसके बाद जब हम गति दे रहे हैं तो गति को कम करने का हर प्रयास हमारे भाजपा के लोग कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी कैबिनेट मंत्री भी हैं, मंत्री परिषद में बैठते हैं और इतने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, उस पर क्या जवाब है इनका? क्यों चुप हैं ये लोग? आज पूछ लीजिए देश के किसी भी लोगों से, किसी भी राजनेता से जो व्यवहार केंद्र कर रही है। मैंने कहा आजाद भारत के बाद दूसरा ये राज्य है जो आज इस घटना का शिकार हुआ है। चुनावी मैदान सज चुका है। चलिए, धन्यवाद। सर, चुनावी मैदान सज चुका है। भाजपा बोल रही है कि जमीन को खदेड़ भगाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे दुमका से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ तौर पे उन्होंने कहा कि किस तरह से केंद्र का सौतेला रवैया झारखंड के साथ देखने को मिला। हमारा जो बकाया पैसा था उसकी निकासी केंद्र ने कर ली और जिस कोरोना काल से कहीं ना कहीं झारखंड जिस तरह से पिछड़ा है, यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग जिस तरह से रहते हैं और पिछड़े, तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और साफ तौर पे उन्होंने निशाना भी साधा बाबूलाल मरांडी पर। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी पार्टी बदलते हैं, झंडा बदलते, इसके साथ साथ विचारों की प्रतिबद्धता भी बदल जाती है। इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। 11 सच है।